नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल एक वीडियो मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली दरबार जो पहले से परेशान था वो और समस्या में आ गया है। वीडियो में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार की खुलकर तारीफ करते नजर आए हैं। एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में तीनों मुख्यमंत्री मंच पर थे और नायडू और रेवंत की तो फोटो पिछले काफी समय से तेजी से चल रही है। एक बार तो ये चर्चा हुई कि रेवंत और नायडू की मीठेपन में कहीं रेवंत तो नहीं वापस आ रहे हैं, क्यों रेवंत पहले एबीपी के नेता रह चुके हैं। इस सब के बीच इस आज के वीडियो ने घमासान मचा दिया। हालांकि बीच में काफी दिनों से ये चर्चा है कि नायडू कुछ बिगड़े बिगड़े से नजर आ रहे हैं। जब से 20 सांसद टीएमसी के टूटे हैं, उन्होंने एक नया दल बनाया है, तो अब एनडीए के तीसरे घटक हो गए हैं। वो नहीं चाहते थे हम तीसरा घटक बने। ऐसे में अगर 20 सांसद उनके बढ़ते हैं और 30 टूट जाते हैं तो संख्या कम हो जाएगी। और ऐसा नहीं है जैसे वो कह रहे हैं हम सपा तोड़ देंगे, जैसे वो कह रहे हैं हमने उद्धव ठाकरे की तोड़ दी, जैसे कह रहे हैं एनसीपी तोड़ देंगे, वैसे ही भाजपा में भी बहुत सारे लोग निकलने को तैयार बैठे हैं। केवल ये कोई श्योरिटी दे दे, अगर निकले तो सरकार गिर जाएगी। मैं आलोक सर बड़ी गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। ऐसे में ये बयान बीजेपी की नींद उड़ा रहा है। तो क्या आलोक सर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? देखिए, जो केमिस्ट्री दिखी है, ये एक आयोजन था। एक नदी पे बांध था, बांध के तमाम गेटों को बदलना था। उसमें अचानक बाढ़ आ गई थी, इससे बड़ी तबाही मची थी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में। और इस नदी के पानी का उपयोग होता है आंध्र प्रदेश के जो सूखा पीड़ित जो है जिले है, उसमें बांध के जरिए उन जिलों में पानी भेजा जाता है। पानी आप जानते हैं, कर्नाटक में भी पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, पीने का पानी। तेलंगाना भी पानी की कमी से झेल रहा है। तो इन तीनों सरकार के बीच में पिछले साल बाढ़ आई थी बड़ी जबरदस्त, और बांध के कुछ गेट टूट गए थे, जिससे बहुत बहुत तेजी से बाढ़ आ गई थी। तो उसमें तीनों सरकारों ने मिलकर बांध के सारे गेट बदले हैं। और वहाँ एक आयोजन हुआ था। उस आयोजन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने अपने एक मंत्री को भेजा था कि आप जाइए, चंद्रबाबू नायडू को इनवाइट करके आइए इस आयोजन के लिए। और रेवंत रेड्डी तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री, वो भी आए थे। और जैसे ही जब वहां पे प्रोग्राम के आयोजन में पहुंचते हैं चंद्रबाबू नायडू, तो दोनों लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, डी के शिव कुमार और रेवंत रेड्डी, और बड़ी हंसी खुशी से इनका स्वागत करते हैं। फिर ये लोग साथ ही बैठते हैं। और मंच पे जिस तरह से तारीफ की चंद्रबाबू नायडू ने कि ये दोनों बहुत डायनेमिक चीफ मिनिस्टर हैं। बहुत ही डायनेमिक का मतलब है कि ये दोनों युवा डायनेमिक चीफ मिनिस्टर हैं जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। उनके कामों की खुलकर तारीफ की। ऐसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। और आप जानते हैं, डी के शिव कुमार और रेवंत रेड्डी दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक अच्छी चीज लगी कि एक कॉमन कॉज के लिए तीनों मुख्यमंत्री आए, और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, इसकी बड़ी मीडिया में बड़ी चर्चा है। फिर मंच से दोनों मुख्यमंत्रियों की दिल खोलकर तारीफ की चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू इन तीनों में सीनियर माने जाते हैं, सबसे सीनियर हैं। और एक चीज तो मानना पड़ेगा कि डी के शिव कुमार में कुछ जादू है।
डीके शिवकुमार की वजह से ही कर्नाटक में कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई। और उस वक्त सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनसे वादा किया गया कि 2.5 साल बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जब 2.5 साल पूरे हुए तो भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो भी डीके शिवकुमार ने बहुत धैर्य रखा। और उसके बाद डीके शिवकुमार ने को अब की बार जब 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें केरल में कांग्रेस ने 10 साल बाद वापसी की, और जब केरल में शपथ ग्रहण हो गया, तमिलनाडु में विजय की सरकार में कांग्रेस समर्थन दिया, उसके बाद सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और डीके शिवकुमार का जो मैनेजमेंट बताऊं, तेलंगाना की जीत का भी क्रेडिट जाता है डीके शिवकुमार। और एक बात लोगों को नहीं पता, आपने बताया कि रेवंत रेड्डी पहले एबीपी रह चुके हैं, लेकिन एक जानकारी मैं दे दूं, रेवंत रेड्डी पहले चंद्रबाबू नायडू के साथ थे और चंद्रबाबू नायडू की कोर टीम के मेंबर थे। और ये बात मंच से कह दी रेवंत रेड्डी ने कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं चंद्रबाबू नायडू। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के 20 सांसद तोड़ के अपने साथ लाई है। आलोक सर एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, वो ले लीजिए। हाँ। अगर कांग्रेस एक्टिव हुई होती, जो अब धीरे धीरे खुलकर बातें आई, जैसे अखिलेश यादव भी चाहते थे सरकार ना बने, राहुल गांधी चाहते थे, लेकिन बीच में 2 लोग ऐसे आए सामने, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सरकार बनने से थोड़ा सा परहेज कर गए। तो अगर प्रयास होता तो सरकार तो बन सकती थी, बहुत अच्छा मौका था। नहीं, वो उन लोगों ने नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक, वो इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनने दिया। और देखिए ये बातें अब कही जा रही हैं, कितनी सही है कितनी गलत है, लल्लन सिंह ये इंटरव्यू दे रहे हैं जो जेडीयू के लल्लन सिंह की तरफ से बोला गया है, ये बात इंडिया गठबंधन से नहीं आई। नहीं, बाद में राहुल गांधी ने उसे मोहर लगा दी। अब राहुल गांधी, देखिए अब जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताए बिसार ले आगे। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर इस पर फोकस किया गया होता तो आज मोदी की सरकार नहीं होती, ये कह रहा हूं। मेरा एक मानना है कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो ये जो केमिस्ट्री दिख रही है दक्षिण के राज्यों में, और अब तो एक तरह से कांग्रेस की मोनोपोली हो गई। आप ये सोचिए कि केरल में कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस तमिलनाडु में सहयोगी दल, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब 5 राज्यों के मुख्यमंत्री अगर एक, ये देखिए इस बातचीत का मतलब कहीं ये नहीं है कि तेलुगु देशम छोड़ने जा रहे हैं एनडीए, ये नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये चर्चा हो रही है कि अब 26 सांसद हो गए हैं बीजेपी के पास, और 6 सांसद हो गए शिवसेना उद्धव ठाकरे के, जो कि शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए हैं, और 20 सांसद टीएमसी के वो शामिल हो गए हैं एनडीए के साथ। एक मेघालय की एक छोटी सी पार्टी में उन्होंने विलय कर लिया एनसीपीआई में, और ये दोनों दल मिला के करीबन 28-29 सांसद होते हैं। तो ये हो रहा था कि ये दोनों जिस दिन समर्थन वापस ले लेंगे एनडीए से, मोदी से, तो एनडीए अल्पमत में आ जाएगा। तो अगर ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू इसके पहले भी एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए को छोड़ के जा चुके। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2004 में के चुनाव में जब करारी हार मिली, तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन 2014 में एनडीए के साथ आए, और 2019 के चुनाव के समय वो एनडीए छोड़कर अलग हो गए थे। उसी तरह से नीतीश भी है। तो ये देखिए, राजनीति में कहते हैं राजनीति क्रिकेट की तरह होती है। क्रिकेट में कहते हैं नो मैच इज ओवर टिल द फाइनल बॉल इज बोल्ड। तो ये जो समीकरण दिख रहा है, और डीके शिवकुमार ने कांग्रेस की रिवाइवल में बड़ा रोल अदा किया। ये नई पीढ़ी के नेता हैं जिनका भी एक अपना एक जनाधार है।
सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाना आसान काम नहीं था। सिद्धारमैया एक बहुत मजबूत बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता रहे हैं, कर्नाटक के हैं भी, और उन्होंने शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने जिद की कि हमारे बेटे को गृह मंत्री बना दो। तो बड़ा स्विफ्ट पावर का ट्रांसफर हुआ। बहुत लोग कह रहे थे कि डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन जितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है कर्नाटक में, ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ सिद्धारमैया से डीके शिव कुमार के बीच में, और तो अब जो है नायडू और नीतीश, अब चर्चा तो ये भी आ रही है शिव कुमार जी की नीतीश को खुश करने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। ये भी एक बड़ी चर्चा है, और एक बड़ा मंत्रालय जो नीतीश कहेंगे वो उनको दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय देते हैं तो सर पेपर लीक रुक जाएगा, झंझट खत्म। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, एचआरडी मिनिस्टर बनेंगे, वो एजुकेशन के साथ एचआरडी बनेंगे, नीतीश कुमार के हिसाब से उनका पद देना पड़ेगा उनको। तो अब अगले और ये भी देखना है कि अब चूंकि शिवसेना शिंदे की जो संख्या है वो 13 सांसद की हो गई है, तो उनको भी मंत्री पद देना पड़ेगा। आपको अब टीएमसी वालों को जो उन्होंने सपोर्ट किया वो सरकार में शामिल हो तक नहीं शामिल होते हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सा विभाग मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक तरफ एनडीए अगर ये सोच रहा है, अमित शाह मोदी ये सोच रहे हैं कि हमने भैया 26 सांसद अपने पाले में कर लिए हैं, तो दूसरी तरफ ये भी सही है कि चंद्रबाबू नायडू की, और एक बात और बता दो, चंद्रबाबू नायडू अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं, और दोनों लोगों का चुनाव चिन्ह एक ही है, क्योंकि दोनों रीजनल पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी भी रीजनल पार्टी है और तेलुगु देशम पार्टी भी रीजनल पार्टी है, और दोनों का चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो कहता हूं ना, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और चूंकि ये संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगे, क्योंकि 240 पे है मोदी जी, और मोदी जी राम मंदिर वाला जो दो बड़े चीजें हुई है पिछले 1 महीने में जो सामने आई है। अच्छा देखिए, राहुल गांधी के मुंह में उस दिन सरस्वती बैठी हुई थी, जो मैं पहले भी कह रहा था कि बंगाल की हार के बाद वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। आर्थिक मंदी बड़ी जबरदस्त है, ऐसा कुछ माहौल भी क्रिएट हो रहा है। अब कुछ लोग तो ये भी जिक्र कर रहे हैं, एक नई कंट्रोवर्सी आ गई है कि नरेंद्र मोदी ने मेलोडी की किताब आई है, जिसमें पता चल रहा है उन्होंने मेलोडी को खुश करने के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसकी भी बड़ी चर्चा है। एक और वीडियो आ गया है जिसमें वो अमेरिकी अधिकारी कह रही है कि 1993 में मोदी जी ने ट्रेनिंग क्या ली। ये सब इकट्ठे ही क्यों आ रहे हैं अभी सब मैदान में? अब देखिए, ये तो कहते हैं ना कि हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। अब 12 साल से आप अच्छे दिन की जनता को गुट्टी पिला रहे थे। आप देखिए कच्चे तेल का दाम कितना आ गया, $70 पर बैरल आ गया, लेकिन अभी भी भारत में पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 74 रुपए पेट्रोल का दाम कम हो गया। कि ठीक है, पाकिस्तान पेट्रोल बहुत महंगा है, लेकिन 74 रुपए तो कम हुआ। पाकिस्तान में शायद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300-350 रुपए है। अगर वहां 74 रुपए कम हुआ, इसका मतलब 25% दाम कम हुआ। तो भारत में क्यों नहीं 25% दाम पेट्रोल का कम होता है? जो गल्फ ये ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत $130 पर बैरल तक पहुंच गई थी, वहां से गिरते गिरते $70 पर बैरल तक आ गया। तो हर फ्रंट पे मोदी जी फंसे हुए हैं। पेपर लीक को लेके छात्र बहुत नाराज हैं, नीट को लेकर क्रेडिबिलिटी गिरी हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बेलगाम है। तो सरकार जनता के जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। और जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी की खबरें सामने आई हैं, चढ़ावा चोरी की, इससे
मोदी जी की लोकप्रियता बहुत गिरी है। और उज्जैन में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ही आरोप लग गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 167 एकड़ जमीन खरीदी उनके परिवार ने, और 167 एकड़ में लगभग 150 एकड़ के करीब की आरोप है इंडियन एक्सप्रेस का। उसमें 111 एकड़ जमीन उस जगह खरीदी गई जहां पे हाईवे निकल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जहां पे हाईवे निकल रहा होता है वहां पे जमीन की कीमतें जो है 10-12 गुना बढ़ जाती हैं। उसको लेके भी भाजपा को जवाब देना। कांग्रेस वहां पे बहुत एग्रेसिव है। अगले साल 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में सरकार चुनाव है, और फिर उसके 18-19 महीने बाद, मतलब अब एमपी के चुनाव में 2 साल से कम का समय रह गया है। तो आलोक सर, इस वीडियो के बाद निश्चित तो घमासान मचा होगा, क्योंकि आज ही राम मंदिर का मसला आया, कल, और लगातार मोदी जी पर समस्याओं का अंबार टूट रहा है। इधर मंत्रिमंडल केंद्र में विस्तार की चर्चा है, यूपी की कमेटी घोषित हो गई। इस वीडियो को देख के भाई टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा कि जिस तरह से खुले मन से चंद्रबाबू नायडू ने तारीफ की है, और डीके शिव कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और रेवंत रेड्डी तो नहीं, उनके बहुत करीबी थे। खुद रेवंत रेड्डी ने बताया कि मतलब चंद्रबाबू नायडू के कोर टीम के मेंबर रह रहे हैं रेवंत रेड्डी। राजनीति का एबीसी उन्होंने वहीं सीखा है। तो अब, और पहली बात है कि जो मांगे थी कि भाई उनको स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, उनको एक स्पेशल पैकेज मिलेगा, वो सब पैकेज अभी मोदी जी दे नहीं पाए। और देखिए, 2 दल ऐसे हैं बीजेपी के सहयोगी जो सेकुलरिज्म के पॉइंट पे कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, तेलुगु देशम, चाहे वो जेडीयू। तो बिहार में भी आप जानते ही हैं कि सम्राट चौधरी सरकार बुरी तरह से फंस गई है भरत तिवारी वाले इनकाउंटर में। और ये भी चर्चा थी, आप ही बता रहे थे, कुछ लोग और भी बता रहे थे कि अभी नीतीश जी, वैसे नीतीश जी लालू की मुलाकात होती रहती थी, जीसी से मिलने गए थे, और अभी जिस तरह से राबड़ी देवी का मकान खाली कराया जा रहा है, उसको भी बहुत लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो राजनीति है, कुछ भी संभव है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो कब किसको छोड़ दे पता ही नहीं। तो नीतीश बाबू को तो मूड का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन सर आप छोड़ भी देंगे, 30 छोड़ देंगे, 26 बढ़ गए हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो बीजेपी जिस वजह से इन लोगों को तोड़ के लाई है, परिसीमन बिल को लेके, वो महिला आरक्षण तो बहाना है, परिसीमन बिल। तो मानसून सत्र बड़ा मजेदार होने वाला है। इस बार मानसून में लोग कह रहे हैं हल्का मानसून आने वाला है। मानसून भविष्यवाणी है कि इस बार मानसून हल्का रहेगा। कई राज्यों में सूखे की भविष्य, मतलब अगर हल्का रहेगा, स्वाभाविक सी बात है कि उम्मीद से कम पानी बरसेगा तो बड़ा नुकसान होगा। और अखिलेश यादव कह ही चुके हैं कि सरकार के पास जो अगली फसल है जाड़े वाली, उसके लिए सरकार के पास देने के लिए ना आज की डेट में ना खाद है ना डीएपी है, तो भी एक बड़ी समस्या बनने वाली है। और भारत का हर राज्य जो है कृषि आधारित, इकोनॉमी जो है कृषि आधारित है। तो अगर किसान देश का नाराज हो जाएगा तो उसका खामियाजा तो चंद्रबाबू नायडू को भी भुगतना पड़ेगा ना। तो देखना है कि अब अगर यहाँ भाजपा खेमे में बड़ी खुशी थी कि अब हमारे पास तो 26 सांसद और आ गए, ये लोग मनी मन जोड़ के बैठे हुए हैं कि शायद डीएमके भी एनडीए में शामिल हो जाए। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने फैसला कर लिया कि हमको एनडीए के साथ नहीं रहना है, तो ये जो टीएमसी वाले 20 टूट के गए हैं और
शिंदे साहब भी कहेंगे यार एक काम करते हैं, हम भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, हमको भी तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया गया इस सरकार में। तो देखिए सब मौके का इंतजार कर रहे हैं और डीके शिव कुमार के रूप में कांग्रेस को एक बहुत अच्छा गो गेटर मिल गया है। गो गेटर जो न सिर्फ अपनी पार्टी को कर्नाटक में ढंग से चला रहा है, बल्कि विपक्षी नेताओं से भी उसके बहुत अच्छे संबंध। तो आने वाले जो है महीना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और चंद्रबाबू नायडू की इस जिस चर्चा हो रही है, तमाम सारे मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट किया है। नॉर्मली साउथ की खबरों पे हिंदी मीडिया में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन तमाम हिंदी वेबसाइट्स ने इसको कवर किया। चलिए सर, देखते हैं अब इस वीडियो का क्या असर होता है। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।